बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स और उर्दू अदब से वाबस्ता हजरात, आज की इस वीडियो में मैं साल अव्वल के पेपर को हल करने का तरीका बताऊंगा। इससे पहले कि मैं अपने ख़ास मकसद की तरफ जाऊं, एक दो बातें आपके साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझूंगा। उर्दू सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने को तो बहुत आसान लगता है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स के व्यूज़ होते हैं कि हम आखिरी 2-3 माह इसको पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अच्छे नंबर ले जाएंगे। यकीनन उनकी बात काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन मैं एक उम्र का तवील हिस्सा इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए गुजार चुका हूँ। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बारे में मैं जानता हूँ कि जो इसी गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं और फिर इस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं ले पाते, जिस वजह से उनका या तो साल ज़ाया होता है या फिर वो अपने हदफ तक पहुँच नहीं पाते, अपने फील्ड को वो चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी हदायत की पैरवी कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला आप अपने मकासद में पूरे भी होंगे और आपके इस सब्जेक्ट में नंबर भी अच्छे आएंगे। पहली बात तो ये है कि एफएससी में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारे उर्दू 200 नंबर का होता है। 100 नंबर साल अव्वल में और 100 नंबर साल दोम में। साल अव्वल के पेपर में 8 सवालात होते हैं। उनमें से पहला सवाल जो कि मारूजी का होता है 20 नंबर का। अहबाब गिरामी, इन 20 नंबर में से 20 के 20 नंबर लेना कदरे आसान है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पार्ट को, मरूजी के जो 4 हिस्से होते हैं, हर एक हिस्से की वीडियो बनाकर शेयर करूं ताकि आप लोग उसमें से 20 के 20 नंबर ले सकें। अब 20 नंबर जो बच्चा मरूजी में ले लेता है, यकीनन ये पहला सवाल होता है, और अगर इस 20 नंबर के सवाल में आप 20 के 20 ले जाते हैं तो बकिया नंबर्स का हसूल भी आपके लिए आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, पेपर करते वक्त एक तकनीक को, एक तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखना है ताकि हम एग्ज़ामिनर के लिए, मुम्तहिन के लिए आसानी पैदा करें, उसके चेक करने में भी आसानी हो, उसके पढ़ने में भी आसानी हो, और इंशाअल्लाह ताला जब आप उसके लिए आसानी पैदा करेंगे तो वो आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा। आपको हिस्सा इंशाई के अंदर एक तो मरूजी का सवाल होना है, इसके बाद हिस्सा इंशाई में आपके 7 सवालात होंगे। सवालात पेपर में बेशक तरतीब के लिहाज से कोई भी दिए हों, आपने उस तरतीब को मद्देनज़र नहीं रखना। पेपर को गौर से पढ़कर उसका मुतालिया करके आपने सबसे पहले जिस सवाल को हल करना है वो खुलासा नज़्म होगा। चूँकि नज़्म में नज़्म का उन्वान और शायर का नाम पहले से दिया होता है, लेकिन आप देखें इस पेपर में बच्चे ने, ये वो स्टूडेंट है कि जिसने फर्स्ट ईयर में 94 नंबर हासिल किए थे। मैं उसका पेपर आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देखें स्टार्ट में हमारे हिस्सा इंशाई लिख कर सवाल नंबर की हेडिंग दी है, खुलासा नज़्म लिखा है, नज़्म का उन्वान लिखा है, शायर का नाम लिखा है। स्टूडेंट्स, पेपर के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए मार्कर का अच्छा इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और नंबर 2 पर मार्जिन लाइन का लगाना भी ज़रूरी है। आप देखें इस पेपर में वन साइड पर तकरीबन 1 इंच जगह छोड़कर वन साइड पर डबल लाइन लगाई गई है, और इसके साथ ही बाकायदा तौर पर इस खुलासे का आगाज़ कर दिया है। अब खुलासे की लेंथ आप देखें तकरीबन 11-12 लाइन्स की है। अब खुलासा नज़्म का पेपर के अंदर 5 नंबर का होता है।
एक तो आपने ऊपर नज़्म का उन्वान लिखा है, शायर का नाम लिखा है। कोशिश आप ये करें कि किसी भी जगह पर, यहाँ पर बाज़ बच्चे गलती करते हैं, वो शायर कहते हैं या मौलाना ज़फ़र अली ख़ां कहते हैं, इस तरह लिख कर खुलासे का आगाज़ करते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। चूँकि आप जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ां ने कहा है वो तो शायरी की सूरत के अंदर है, आप उसका खुलासा लिख रहे हो, इसको आपने अपनी तरफ से तहरीर करना है। जैसे देखो, आप वो दौर जल्द आने वाला है, इससे आगाज़ करते हैं, ऊपर शायर का नाम लिखा हुआ है, लेकिन खुलासे के दौरान कहीं पर भी आपको शायर का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, खुलासे की जो लेंथ होती है वो 11-12 लाइन्स की होती है, 10 लाइन की होती है। आपने पहले सफ़े के ऊपर जिस सवाल को हल करना है वो नज़्म का खुलासा होगा। प्रेजेंटेशन आपके सामने है, तरीक़ाकार आपके सामने है। अच्छा, फिर देखिए आगे, आपको पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर में तरतीब पे तो चूंकि ऐसे नहीं होगा, आप देखिए तरतीब के लिहाज से सवाल नंबर 5 है, लेकिन हल करते वक्त हम इसको सवाल नंबर 1 की सूरत में तहरीर कर रहे हैं। फिर नंबर 2 पर आपने सेकंड पेज के ऊपर जिस सवाल को हल करना है वो सवाल नंबर 7 होगा, और वो है दरख्वास्त नवेसी वाला। देखिए स्टूडेंट, दरख्वास्त किस तरीके से हर लफ्ज़ को बच्चे ने वाज़े किया है, पढ़ने के अंदर भी आसानी हो रही है। आप इसमें देखें, ऊपर बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलीफ पेची, उन्वान जनाब अली लिखा हुआ है। आप कोशिश करें कि इसी अंदाज को फॉलो करें, इसी अंदाज की पैरवी करें। ऊपर सवाल नंबर लिखकर, दरख्वास्त नवेसी लिखकर, फिर इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर बच्चे ने लाइन को छोड़ा है ताकि वहाँ से नज़र आए आपका पेपर लिखा हुआ। और फिर उसके बाद जनाब आली लिखा, नहायत अदब व एहतराम से मुल्तमिस हूँ, इल्तिमास करता हूँ, ये भी आप तहरीर कर सकते हैं। और दरख्वास्त लिखते वक्त इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपने दरख्वास्त का आगाज़ नए सफ़े से करना है। बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि जैसे आपका ये पिछले वाला सफ़ा था, यहाँ पर सपोज करें, यहाँ पर मेरी ये फिंगर है, यहाँ पर आपका ये सवाल ख़त्म हुआ, इसका जवाब ख़त्म हुआ, तो बच्चे करते क्या हैं कि उसी से आगे दरख्वास्त का आगाज़ कर देते हैं सवाल नंबर 7 लिखकर। जबकि दरख्वास्त के लिए असूल ये होता है कि दरख्वास्त का आगाज़ हमेशा नए सफ़े से किया जाता है। अब इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 3 चीज़ें ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इसमें ज़रा भर भी गलती नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ के बाकायदा तौर पर एक नंबर है। फिर दरख्वास्त में 3 पैराग्राफ आपने बनाने हैं, 3 पैराग्राफ बनाने हैं। देखिए आपको आगे वाले सफ़े पर भी कुछ लिखा हुआ मिलेगा। 3 पैराग्राफ बनाएं। पहले पैराग्राफ के अंदर आपने अपना तारुफ करवाना है इनकिसाराना अल्फाज में, ठीक है, जिसमें आपने अपनी सलाहियत को, जिसमें आपने अपनी क्लास को, अगर आप ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, उन नंबरों को आपने वहाँ पर तहरीर करना है। चूँकि ये मजाजी दरख्वास्त है, आप मजाजी दरख्वास्त के अंदर जितने भी नंबर चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक पैराग्राफ में आपका तारफी पैराग्राफ होगा। नंबर 2 पर सेकंड पैराग्राफ का आपने आगाज़ करना है। सेकंड पैराग्राफ में देखें कि जनाबे मन से बच्चा आगाज़ कर रहा है। अब जनाबे मन भी आप तहरीर कर सकते हो, आली जा भी आप लिख सकते हो, आली मुकाम भी आप तहरीर कर सकते हो। आप जैसे मैंने 3 लफ्ज़ बोले, जनाबे मन, आली जा, आली मुकाम, ठीक है, मोहतरम लिख कर भी आप आगे चल सकते हो। आप देखिए सेकंड पैराग्राफ में आपका जो मुतालबा होगा, जिस मकसद के लिए आप दरख्वास्त तहरीर कर रहे हो, आपने उस मकसद को वहाँ पर तहरीर करना है। आप सेकंड पैराग्राफ जो है, देखिए जहाँ पर वो 7-8 लाइन का आ रहा है, ऐसे ही आपने सेकंड पैराग्राफ 7-8 लाइन पर मुश्तमिल तहरीर करना है। और फिर इसके बाद देखें, आप आते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। थर्ड पैराग्राफ में देखें, आली जा लिख कर बच्चे ने आगाज़ किया है, और इसके अंदर चूँकि आप उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आपका जो भी मुतालबा है इस पर वो नज़रसानी फरमाए
اور آپ اگر وہ نظر ثانی فرمائیں گے آپ تا حیات ان کے ممنون رہیں گے، احسان مند رہیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے وہاں پر لکھنا ہے عالی جا تھرڈ پیراگراف میں ان کے کام پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ چونکہ درخواست کا جو نفس مضمون ہوتا ہے اس کے باقاعدہ طور پر 5 نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں رائٹنگ کو دیکھا جاتا ہے، اس میں الفاظ کو دیکھا جاتا ہے، لمبی چوڑی کہانی کو تحریر نہیں کرنا، جامع الفاظ میں جامع جملوں کے اندر آپ نے درخواست کو تحریر کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا آگے جن کے باقاعدہ طور پر 2 نمبر ہیں، ایک ہے یہ تاریخ اور ایک ہے اس طرف درخواست گزار آپ کا تابع فرما، الف بے جیم۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس بچے اب یہ مارکر کے ساتھ لکھا ہوا ہے 9 سپتمبر 2022، چونکہ اب سال ہمارا جو چل رہا ہے وہ 2023 ہے۔ آپ نے سال وہی تحریر کرنا ہے جس سال میں آپ پیپر دے رہے ہیں۔ ہاں تاریخ کوئی بھی مہینہ کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہو، لیکن سال کے اندر غلطی نہیں کرنی، اس کا باقاعدہ طور پر 1 نمبر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں آگے درخواست گزار، بیٹے العارض بھی آپ لکھ سکتے ہو، لیکن درخواست گزار لکھنا سب سے مناسب اور معقول لفظ ہے۔ آگے پھر آپ کا تابع فرما، بعض بچے آپ کا تابع دار، آپ کا فرما بردار لفظ تحریر کرتے ہیں۔ بیٹے آپ کا تابع دار فرما بردار، چونکہ جو لفظ دار ہے اس کا معنی ہوتا ہے گھر، اس کو بعض لغت نگار تابع دار کو فرما بردار کو گھر کا ملازم، گھر کا چوکی دار کے معنی میں لے کے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسٹوڈنٹ کے لیے یہ تابع دار فرما بردار کے لفظ مناسب نہیں ہے، آپ نے آپ کا تابع فرمان تحریر کرنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی بات ماننے والا، آپ کا حکم ماننے والا۔ اب دیکھیں بچے درخواست کی لینتھ کم از کم 1 صفحے کی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 1.5 پیج پر آپ اس کو لکھ سکتے ہو، 1.25 پیج لکھیں زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ اس بچے نے لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں درخواست کس طریقے سے صاف دکھائی دے رہی ہے، نظر آ رہی ہے، پریزنٹیشن بھی شو ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے آپ نے جو پیپر کے اندر سوال نمبر 3 کرنا ہے، بے شک وہ آپ کے سینٹر کے اندر جو آپ کو پیپر ملے گا اس میں وہ سوال نمبر 4 ہوگا، لیکن ہماری ترتیب کے اندر جو ہے وہ سوال نمبر 3 ہے۔ اس کا نمبر سوال نمبر 4 ہے، آپ نے وہ سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ جیسے بطور مثال اس کے اندر سبق کے خلاصے میں پیپر میں 10 نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور 9 نمبر خلاصے کے ہوتے ہیں۔ اس میں سبق کا عنوان انہوں نے پہلے سے دیا ہوتا ہے، 2 خلاصے آنے ہیں، ان میں سے 1 کرنا ہوگا، جس میں آپ کو خاص مہارت ہے، جس میں آپ پہلے سے پریکٹس کر چکے ہو، جس کو آپ پہلے سے تحریر کر چکے ہو۔ کوشش کر لی ہے کہ آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے، کیونکہ نمبروں میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے فلاں لکھنا ہے تو تب نمبر ملنے ہیں۔ آپ کو جو بھی اچھا آتا ہے اور ٹھیک آتا ہے اس کی پریکٹس آپ پہلے سے کر چکے ہیں، آپ نے اسی کو تحریر کرنا ہے۔ اچھا سبق کا عنوان تو پہلے سے دیا ہوتا ہے، چونکہ اب نمبر ہے مصنف کے نام کا۔ مصنف کے نام جیسے آپ کو آپ کا جو عنوان ہوگا سبق کا، بک میں جو مصنف کا نام دیا ہوا ہے آپ نے اسی کو تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سر سید احمد خان ہے، اب سر سید احمد خان کو مولانا سر سید احمد تحریر کر دینا یا سر سید احمد اکیلا ہی لکھ دینا، اگر بک میں خان لکھا ہوا ہے تو آپ نے ضرور تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں مکمل نام تحریر کرنا ہے اور اس کا پیپر میں نمبر 1 ملتا ہے۔ اور خلاصے کے اندر ایک بات مد نظر رکھے کہ خلاصے میں پیراگراف نہیں بنانے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ جو ہے وہ ایک ہی پیرائے کے اندر ہوتا ہے، ایک ہی پیراگراف کے اندر ہوتا ہے، خلاصے میں پیراگراف نہ بنائیں۔ خلاصے کی جو لینتھ ہوتی ہے، اگر تو آپ ایک لائن کے اوپر 10 12 13 لفظ لکھ رہے ہیں تو پھر اس حساب سے خلاصے کی لینتھ 2 پیج 2.25 2.5 پیجز کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں جی خلاصے کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، لیکن وہ زیادہ کھلا لکھتے ہیں، ایک لائن کے اوپر ان کے لفظ آتے ہیں 8 7
वो ज़्यादा खुला लिखते हैं, फिर जाहिर बात है आपने मुकम्मल खुलासा लिखना है तो उसके लिए पेजेस भी आपके ज़्यादा यूज़ होंगे, ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। आप देखें इसके अंदर जो है वो बच्चे की जो राइटिंग है वो दरमियानी है, एक लाइन के ऊपर 13, 14, 12 लफ्ज़ आ रहे हैं, इस हिसाब से खुलासे की लेंथ 2 पेजेस की होगी, ठीक है। 2.25, 2.5 पेजेस पर आप जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखें आगे, खुलासे के अंदर किसी तरह का कोई हवाला तहरीर नहीं करना। खुलासे में जैसे आपको मैंने नज़म के खुलासे में बताया था, बाद बच्चे यहाँ पर मुसन्निफ कहते हैं, मुसन्निफ लिखते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं जो कि मुनासिब नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। आप इसके मुसन्निफ खुद हो, आपने इसको अपने अल्फाज के अंदर तहरीर करना है, लिहाजा मुसन्निफ का नाम सबक के खुलासे के दरमियान में कहीं भी तहरीर नहीं करना। और फिर इसके बाद देखें आगे, तलखीस है। तलखीस का सवाल बच्चे बहुत आसान समझते हैं लेकिन कदरे मुश्किल होता है, क्योंकि किसी चीज़ को मुख्तसर करना, जामे अल्फाज में तहरीर करना, उसका उन्वान ढूंढना, उन्वान ढूंढ कर उसको लिखना और उसके अंदर प्रेजेंटेशन को बनाना कदरे मुश्किल है। मुख्तसर करने का जो अमल होता है जामे अल्फाज में करने का, ये बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा ये वो सवाल है अगर इसमें नंबर पूरे नहीं मिलते, नंबर माइनस होते हैं। लेकिन आपको तरीक़ाकार इंशाअल्लाह ताला इसका एक अलग वीडियो में शेयर किया जाएगा कि इसमें आप इसमें से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेंगे। अच्छा, इस बच्चे ने लिखा हुआ है कुल अल्फाज तलखीस शुदा अल्फाज, जो कि लाजमी नहीं है, इसके नंबर नहीं होते, उन्वान के नंबर होते हैं। अब तासुब के नुकसानात, इसका उन्वान है, इसके 2 नंबर हैं बाकायदा तौर पर। तलखीस शुदा इबारत, अब देखें तलखीस शुदा इबारत जो है ये तहरीर की गई है। अब इबारत जो होती है वो 1/3 होती है, इसमें पैराग्राफ नहीं बनाए जाते। आप इस तरीके को इस अंदाज को मद्देनज़र रखेंगे और इसी तरीके से आप ये तलखीस लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो इसकी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन जिस तरीके से बच्चे ने की है, जिस तरीके से लिखा है, आप इसी अंदाज की पैरवी करेंगे। और फिर इसके बाद हम चलते हैं जी आगे वाले सवाल की तरफ, वो है मुकालमा। मुकालमा हमारे पेपर के अंदर 10 नंबर का आता है और इसमें से अच्छे नंबर आ जाते हैं, 9 तक नंबर आ जाते हैं अगर अच्छा लिखा हुआ हो। अब मुकालमे में देखिए तमहीदी मंजर, इसकी प्रेजेंटेशन और फिर इसके अंदर जो किरदार आ रहे हैं उनको लिखने का अंदाज कैसा है। अब किरदार में बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जैसे ये एक नाम है आलिया, एक नाम है इशरत, इसमें जो लाइन से ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं और इस ज़्यादा स्पेस छोड़ कर लिखते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि ये अलामत राब्ता लिखी हुई है, अलामत राब्ता को आगे पीछे करते हैं। अब देखें ये अलामत राब्ता जो आ रही है ये बिल्कुल एक ही तरतीब के अंदर आ रही है, बिल्कुल नाम के साथ आ रही है और इसमें जो आगे अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, वालेकुम अस्सलाम लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी हुई। अब मुकालमे में विदाउट रीज़न कोई लाइन ना छोड़े। आप देखिए इसके अंदर मुकालमे की जो प्रेजेंटेशन है वो किस उम्दा तरीके से की गई है, हर लफ्ज़ जो है वो वाज़े नज़र आ रहा है। अब मुकालमे के बारे में मैं चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। मुकालमे की लेंथ जो है वो 4 पेजेस की होनी चाहिए। मुकालमे के अंदर आप किसी भी उन्वान को साबित कर रहे हैं तो आपने उसके अंदर चंद हवालाजात भी तहरीर करने हैं, चूँकि मुकालमा 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान जो बहस होती है उसको मुकालमा कहा जाता है। अब देखिए मुकालमे के अंदर एक चीज़ को, जैसे ये जहेज़ एक लानत है और वाक़अतन एक लानत है, इसको साबित करना है आपने कि जहेज़ एक बुराई है और इसको आपने हवाला जात के ज़रिए, कुरानी आयात के हवालों से, अशार के ज़रिए, कुछ अक़वाल के ज़रिए आपने उसको वाज़े करना है। अब देखें जो चीज़ आपको दिखाने का मकसद है वो प्रेजेंटेशन है। आप इसमें देखें कि हवाले दिए हुए हैं, कुरान करीम की आयत भी है, अल्लामा इकबाल का शेर भी है और इसी तरीके से आप देखें 3rd ये पेज है और फिर सफ़ा नंबर 4 है। ये 4 पेजेस का आपके पास ये मुकालमा मौजूद है। अगर आप इसी अंदाज से, इसी तरीके से लिखते हैं तो नंबर आपके इसमें से कोई 9 नंबर आपको मिल सकते हैं। और फिर देखें आगे स्टूडेंट, हमारा जो है आगे वाला सवाल नंबर 3 है।
جو کہ بورڈ کے پیپر کے لحاظ سے بھی سوال نمبر 3 ہی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 وہ ہے پیراگراف کی تشریح۔ پیراگراف کی تشریح کرنا ہے تو آسان، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیاق و سباق ہے، حوالہ متن ہے، تشریح ہے۔ اگر آپ میں ویڈیو شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی، اس میں تشریح کرنے کا طریقہ کار خاص موجود ہوگا، آپ اس کو فالو کرنا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے نمبر تشریح کے اندر بھی اچھے آ سکتے ہیں۔ اب اقتباس کی تشریح کی پریزنٹیشن دیکھیے گا۔ حوالہ متن کے پیپر میں 2 نمبر ہوتے ہیں، ایک سبق کے عنوان کا، ایک مصنف کے نام کا۔ ترتیب یہی ہوگی، سبق کا عنوان اوپر آئے گا، مصنف کا نام نیچے آئے گا، آپ کو 2 نمبر ملیں گے۔ نیچے صنف ادب واخذ دیا ہوا ہے، اس کے نمبر تو نہیں ہوتے لیکن اس کا امپریشن اچھا پڑتا ہے۔ سیاق و سباق کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ سیاق و سباق کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ 8 سے 12 لائنز کی ہوتی ہے۔ سیاق و سباق کے اندر ایک پیراگراف بنائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سیاق و سباق کے ویسے 2 پیراگراف بھی بن سکتے ہیں۔ پیراگراف سے قبل مصنف کیا کہتا ہے، پیراگراف کے بعد مصنف کہتا ہے۔ اب سیاق و سباق میں کسی طرح کا کوئی حوالہ آپ نے تحریر نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ آپ دیکھیں جو پہلا صفحہ ہے وہ حوالہ متن میں سیاق و سباق کے اندر ہی بچے نے یوز کیا ہے۔ آپ تشریح میں آتے ہیں، تشریح میں کسی چیز کی وضاحت کرنی ہے۔ ایک پیراگراف پیپر میں آیا ہے آپ نے اس پیراگراف کی وضاحت کرنی ہے۔ آپ تشریح میں وضاحت کرتے وقت حوالہ جات کا لکھنا لازمی ہے۔ اگر آپ کو شاعر کے نام کا پتہ ہے تو لازمی طور پر تحریر کریں۔ قرآن کریم کی آیت تحریر کر رہے ہیں تو آیت لکھنے کے بعد القرآن لکھ دیں، کوئی حدیث تحریر کر رہے ہیں تو الحدیث لکھ دیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا ذرا آگے، ہماری جو اقتباس کی تشریح ہے وہ 3.5-4 پیجز کی ہونی چاہیے۔ ویسے اس بچے نے کیا کیا ہے کہ اقتباس کی تشریح، سیاق و سباق اور تشریح ملا کر جو ہے یہ 4 پیجز لکھے ہیں۔ تشریح معقول ہے اور اس کی لینتھ بہت مناسب ہے۔ آپ نے حوالہ جات کے ذریعے اس کی وضاحت کرنی ہے پیراگراف کی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی ہمارے آخری سوال کی طرف، جو کہ آپ کے پیپر میں بے شک وہ سوال نمبر 2 ہوتا ہے، یہاں پر بھی سوال نمبر 2 لکھا ہوا ہے، لیکن حل کرنے کے طریقے کے اندر یہ ہمارا ایک آخری سوال ہے، ٹھیک ہے۔ آخری سوال جو ہوتا ہے وہ اشعار کی تشریح کا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سوال نمبر جو 2 ہے یہ بورڈ کے پیپر میں 20 نمبر کا آتا ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ نظم ہوتا ہے اور ایک حصہ غزل ہوتا ہے۔ 10 نمبر ہی نظم کے ہوتے ہیں، 10 نمبر ہی غزل کے ہوتے ہیں۔ اب نظم کے عنوان شاعر کے نام کے پیپر میں 2 نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر نظم کے عنوان کا، 1 نمبر شاعر کے نام کا، اس میں غلطی نہیں کرنی۔ اگر آپ نظم کا عنوان یا شاعر کا نام غلط تحریر کر دیتے ہیں تو اس کا اثر چیکنگ کے اندر تشریح پر بھی پڑتا ہے۔ اب نظم کے آپ کو پیپر میں 2 شعر آنے ہیں، ایک ہی نظم کے آنے ہیں، تو نظم کی تشریح اکٹھی کرنی ہے دونوں اشعار کی۔ آپ نے ابتدا میں مصنف شاعر کے بارے میں کچھ لکھ کر کو 3-4 لائنز کے اندر اس کا اسلوب تحریر لکھنا ہے۔ اس کے جو ذاتی تعارف ہے جیسے سن ولادت، سن وفات، اس طرف نہ جائیں۔ اسلوب تحریر لکھ کر آپ نے آگے چلنا ہے، اسلوب تحریر لکھنا ہے اور اسلوب تحریر لکھ کر آگے تشریح کا آغاز کر دینا ہے۔ نظم کے عنوان، شاعر کا نام لکھنے کے بعد آپ نے تشریح کا آغاز کیا۔ تشریح حوالہ جات کے ذریعے لکھنی ہے، اور نظم کی تشریح کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ اگر دونوں اشعار آپ اکٹھے کرتے ہیں تو 4 پیجز کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 4 پیجز کی نظم کی تشریح آپ نے تحریر کرنی ہے۔ پریزنٹیشن کا ذرا انداز دیکھ لیجئے گا، اشعار کی تشریح، حصہ نظم، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، ہیڈنگ کیسے دی ہوئی ہے، اور حوالہ جات میں اشعار کیسے لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ تشریح کریں گے جی، یہ دیکھیں یہ 4 پیجز کی تشریح بنتی ہے۔ ہمارا پیج نمبر 1 ہے، اس کے بعد پیج نمبر 2 ہے، اس کے بعد یہ تیسرا ہے، اور اس کے بعد یہ چوتھا صفحہ دیکھیے گا۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی پیپر کا آخر چل رہا ہے لیکن ابھی تک رائٹنگ میں ذرا بار بھی تبدیلی نظر نہیں آئی، بالکل سیم رائٹنگ ہے، سیم انداز ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس طرف
मार्जिन लाइन नहीं लगी, लेकिन इसके बावजूद ये लाइन का जो इख्तिताम है बिल्कुल हमें बराबर सा नज़र आ रहा है। और जब भी किसी जवाब का एंड होता है तो नीचे उसके लाइन लगाई जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जो आखिरी सवाल होगा, वो आखिरी हिस्सा होगा, वो गज़ल की तशरीह होगी। चूँकि आपको पेपर के अंदर एक ही गज़ल के 3 शेर आने हैं और तीनों ही करने होंगे। उसमें एक शेर के 3 नंबर होते हैं, यानी कि 9 नंबर अशार की तशरीह के होते हैं और 1 नंबर शायर के नाम का होता है। अब जैसे इस बच्चे ने शेर नंबर 1 लिखा हुआ है, गुल को होता सबा रहती एक आध दिन, आपने इसी तरीके से शेर लाजमी तहरीर करना है। बेशक उसको ऐसे ही लिख दें, उसको हज़फ की अलामत के ज़रिए तहरीर कर दें। शायर का नाम लिखें, गज़ल का उन्वान नहीं होता, गज़ल के उन्वान की जानिब ना जाएं। अच्छा, फिर उसके बाद शायर का मुख्तसर तारुफ, उसका असलूब तहरीर लिख कर आपने तशरीह कर दी है। अब गज़ल के एक शेर की तशरीह ये कम अज़ कम 2 सफ़े की, 2.25 ढाई ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो आप का पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम होता है। अब 3 घंटे का ये पेपर होता है, उसमें आधा घंटा मरूज़ी के लिए होता है, 2.5 घंटे में आपने हिस्सा नसर तहरीर करना होता है। अच्छा देखिएगा, ये हमारे पास पेपर मौजूद है, आपके पास बतौर मिसाल आपने इसको देखा, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप इस पेपर को देखने के बाद अमली तौर पर भी इसको अपनाएंगे। ये 3 अशार की तशरीह आपने आखिर में करनी है। स्टूडेंट्स, हमारा मकसद आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का आपकी भलाई था। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स, टीचर कभी भी अपने स्टूडेंट्स के बारे में ये नहीं सोच सकता कि इसके नंबर अच्छे ना आएँ। हमारी ख्वाहिश होती है कि बच्चों के नंबर अच्छे से अच्छे आएँ, ख़ुसूसन जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं इनके बारे में। आपने अब ये वीडियो ख़ुद भी देखनी है, और देखने के बाद अपने फेलोज़ को, अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।